हेलो संग माने केमती अछंती मु भाबुची बहुत बढ़िया थिबे आ पाठ पढ़ा पढ़ी मध्ये बहुत बढ़िया चलैथिबे। हमर ए जो क्वेश्चन म जे टीचिंग एप्टीट्यूड पढौची देखो सिटी 50 प्लस हाई लेवल टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू विथ द आंसर डिटेल एक्सप्लेनेशन। आंसर को भी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये वीडियो बेस्ट फॉर किसके लिए? ईएमआरएस जो हमारा होने वाला एग्जाम ये दिसंबर में, एनवीएस, केवीएस, सीटीईटी, ओटीईटी, ओटीईटी 17 तारीख में होने वाला है, ओएसएसटी एंड जेटी। ये इतना सारा क्वेश्चन, इतना सारा एग्जाम, टीचिंग एग्जाम के लिए ये टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका साथ साथ हम क्या करेंगे, देखो दीज आर द कॉन्सेप्ट बेस्ड, ये कॉन्सेप्ट और ट्रिकी एंड द एग्जाम स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, नहीं टीचिंग जो इफेक्टिव टीचिंग है वो कब बेस्ट रिफ्लेक्ट करेगा, कब बेस्ट रिफ्लेक्ट करेगा? स्टूडेंट्स मेमोराइज कभी नहीं होता है। मेमोराइज एक नेगेटिव वर्ड, मैं कितना बार बोल रही हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव को ढूंढ के लाना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स रिप्रोड्यूस फैक्ट ये तो सही बात है, फिर भी आगे देखेंगे 100% जो सही होता है वही आंसर होता है। सिमिलर दो होने से बोथ होने से होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अप्लाई लर्निंग इन न्यू सिचुएशन, यस दैट इज द ट्रू। दैट मीन्स ये है जो क्वेश्चन नंबर 1 में सी ही सही आंसर होगा। क्यों सी सही आंसर होगा? क्योंकि बच्चे जब लर्निंग कुछ नॉलेज एक्वायर करना चाहते हो और कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो वो अप्लाई बेस में कर सकते हैं, एप्लीकेशन मेथड बेस में कर सकते हैं, मेमोराइज बेस में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फिर प्रोफेशनल इथिक्स प्राइमरीली फोकस ऑन, एक टीचर का जो प्रोफेशनल है, एक्चुअली जो जिसका प्रोफेशनल टीचरशिप है तो उसका प्रोफेशनल इथिक्स किसके ऊपर फोकस करना है? प्राइमरली मतलब मेनली फोकस किसका ऊपर होना चाहिए? किसके ऊपर होना चाहिए? ओबेइंग द स्कूल मैनेजमेंट। नो, जब स्कूल मैनेजमेंट को ओबे करना सही है बट इट इज नॉट ए फोकस। नेक्स्ट प्रोटेक्टिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, यस दैट इज द करेक्ट। हम जब भी कुछ एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, जब भी कुछ हम और इनपुट दे रहे बच्चे लोग को, सपोज वहां बच्चा इंटरेस्ट का साथ आपको सुनते नहीं, समझते नहीं, तो आपका टीचिंग में क्या होता है? कुछ आउटपुट आएगा? नहीं आएगा। तो पनिशिंग तो बिल्कुल नहीं होता है, मॉनिटराइजिंग मेंटेनिंग भी तो बिल्कुल नहीं होता है। तो इसमें पॉजिटिव आंसर प्रोटेक्टिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। क्यों इसको थोड़ी, ये जो आंसर सही आंसर है उसको थोड़े हम एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है, हम कभी भी लर्निंग मतलब जब हम लर्नर को और स्टूडेंट्स को कुछ सिखाने जाते हैं ना, हम ऑलराउंडर उसको देखना चाहिए बच्चे का वेलफेयर कहाँ है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रहे, कॉग्निटिव बिल्ड कहाँ हो रहे, तो इसीलिए उसका इंटरेस्ट पहला स्टेप है। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 3। वेलफेयर, फेयरनेस एंड ऑनेस्टी, मतलब बच्चे को अच्छा सोचने के लिए मजबूर कर लेता है, और इससे अच्छा एटमोस्फियर बनाने के लिए वो खुद इतना हैबिचुएटेड हो जाता है कि वो इथिक्स कभी भी उसका वेलफेयर के बारे ही सोचता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एक्सप्लेनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 अभी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, देखिए द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन देखो, ये दो भी क्वेश्चन आ सकता है। जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये जो एसोसिएटेड विथ, ये जितना सारा हमारा साइकोलॉजिस्ट है, ब्रूनर, वाइगोत्स्काय, जॉन डीवे एंड बंदूरा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कौन दिए थे? वाइगोत्स्काय दिए थे। और उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे अभी। वाइगोत्स्काय जोन ऑफ जेडपीटी दिए क्यों, उसको थोड़ी हम देख लेंगे अच्छा से। इज वाइगोत्स्कायस आइडिया, वाइगोत्स्काय जेडपीडी दिए थे। और उसका साथ साथ स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट गाइडेड सपोर्ट। जेडपीडी मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। मैं थोड़ी सी समझा देती हूँ। सपोज ये एक क्या है, ये एक एरिया है और ये एक एरिया है। बच्चे को क्या करना, एक बच्चा इधर खड़ा है जिसको साइकिल में वो साइकिलिंग करके इधर तक उसको रीच करना चाहिए था। समझ में आया अभी मेरा फर्स्ट पॉइंट? सेकंड पॉइंट अभी हम देखेंगे। तो ये बच्चा को हमको क्या करना चाहिए, इधर तक पूरा सेंटर तक आना चाहिए, बट उसको साइकिल ही चलाना नहीं आता है। चलाना आता है लेकिन उतना साइकिल ही नहीं चलाना नहीं आता है। तो वो क्या करता है, यहाँ पर उसका पापा को पकड़ा देता है। पापा मुझे थोड़ी पकड़ लिए, मैं थोड़ी सी साइकिल चला देती हूँ। तो उसका बिलीव है कि उसका पापा साइकिल को पीछे से पकड़ के है।
तो वो क्या करे, चला रहा है चला रहा है चला रहा है, वो यहाँ से चला के यहाँ से चला के इधर तक आए, तो उसका पापा देख रहे हैं कि बच्चा को अभी छोड़ दिया। वो चला रहा है तो उसका पापा उसको और हेल्प नहीं करके, वो जो हेल्प जो राउंड की थी ये पहला वाला, वो सपोर्टर था, वो सपोर्ट था, तो ये सपोर्ट से बाहर आ गए, मतलब वो उसको अकेला चलाने दे दिए। वो फिर क्या करे, यहाँ पर घूम के आके यहाँ पर घूम के आके ये सेंटर में लगे। समझ में आया? जो इतना से लेके, जो ये सर्कल से लेके वो यहाँ से सर्कल से लेके उसको यहाँ तक पकड़ के थे, ये जो गाइड किए थे और सपोर्ट किए थे उसको ही बोला गया है JPD। पूरा सपोर्ट नहीं दिए, थोड़ी से दिए, दैट इज कॉल्ड गाइडेड सपोर्ट। सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। साइजेस। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब कंस्ट्रक्ट करना, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, इसको कौन एम्फसाइज किए थे? रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मतलब बाय हार्ट करके जाओ, तो ये तो नहीं होता, ये तो कंस्ट्रक्ट मतलब खुद बनाना है। नॉलेज कंस्ट्रक्शन बाय द लर्नर्स, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। लेक्चर मेथड में नहीं होता है, टीचर सेंटर में नहीं होता है। बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चे ही सेंटर में रहते हैं, तो स्टूडेंट सेंटर पर होना चाहिए। ये तो टीचर सेंटर, ये तो ऐसे भी गलत हो गया। लेक्चर मेथड तो ऐसे भी गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या है? बी ही सही आंसर है। इसको थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। नॉलेज कंस्ट्रक्शन बाय द लर्नर। देखो हम टीचर्स है, हम बच्चे को कुछ पढ़ाने जाते हैं, कुछ सिखाने जाते हैं, ऐसे हम उसको सिखाना चाहिए कि ऐसे उसको एप्लीकेशन बेस में वर्क देना चाहिए कि जो वो खुद करके सीखेगा। जो खुद करके सीखेगा वो कभी कौन सा सिचुएशन में उसको भूलेगा नहीं। और इसके ऊपर सपोज हम फोकस ना दे के उसको बोलते हैं तू इसको बाय हार्ट कर ले, बाय हार्ट कर ले, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक वो बाय हार्ट करने वाला याद रहता है और उसको आगे वाला याद नहीं आता है। और उसका वो उसमें डिमेरिट क्या है? जो बाय हार्ट करके वो सीखेगा वो रियल लाइफ एग्जांपल में कभी वो यूटिलाइज नहीं करेगा क्योंकि उसको तो नहीं रहता है ना। और जो कंस्ट्रक्शन करके सीखता है जो नॉलेज को, वो क्या करता है, जब भी उसको जरूरत पड़ता है तब वो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्ट एंड रोट मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 5। नॉलेज कंस्ट्रक्शन बाय द लर्नर्स, ये क्यों हुआ है? एक्सप्लेनेशन कंस्ट्रक्टिविज्म स्टूडेंट्स, और एक बार देख लेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन कंस्ट्रक्टिविज्म स्टूडेंट्स बिल्ड द नॉलेज थ्रू द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का दौरान वो क्या करते हैं? नॉलेज बिल्ड करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट क्लास देख लीजिए, वो ज्यादा होता है, वो ज्यादा बेनिफिट होता है बच्चे के लिए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कंपल्सरी आता है। देखो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फॉर द क्वेश्चंस इज फोकसिंग। जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो क्वेश्चन किसका ऊपर फोकस करते हैं? जो टीचर यूज करते हैं। इसको समझ में आया? वो क्या करता है? डिसिप्लिन में नहीं, और थिंकिंग लेवल, यस थिंकिंग लेवल, जितना वो डिफरेंट डायरेक्शन में वो थिंक करेगा, सोचेगा, उतना उसका नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है और डिफरेंट डिफरेंट क्लू, न्यू इंफॉर्मेशन स्कीमा में ऐड होके जाता है। ये यहाँ पर ब्लूम टैक्सोनॉमी का बात चल रही है, ब्लूम स्कीमा का बात नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं बता रही हूँ। जो नॉलेज ऑफ चैम्बर हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में है, उसमें न्यू इंफॉर्मेशन गैदर होता जाता है और नॉलेज इंप्रूवमेंट कर करके जाता है, जिसको कंस्ट्रक्ट हमारा नॉलेज कंस्ट्रक्ट और डेवलपमेंट करता है। दैट इज कॉल्ड थिंकिंग लेवल। ब्लूम टैक्सोनॉमी हर टाइम थिंकिंग लेवल को बढ़ाता है, इसीलिए टीचर इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। देखो ब्लूम्स टैक्स, इसमें 3-4 क्वेश्चन एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएशन ये सब आ जाता है। देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी गाइड क्या करते हैं? हायर ऑर्डर थिंकिंग। हायर ऑर्डर थिंकिंग मतलब थिंकिंग के बाद थिंक करना, मतलब 2 स्टेप हम बोलते हैं ना, 4 स्टेप आगे सोच के चलो बोलते हैं ना, मतलब थिंकिंग के बाद थिंकिंग करते हैं और उसका खुद को एनालिसिस करते हैं। लर्नर वहां पर खुद को एनालिसिस करते हैं, मैं ऐसा करने से क्या रिजल्ट होगा, और उसका साथ साथ खुद भी इवैल्यूएशन करेंगे, मैं ऐसा करूंगा क्या, करूंगी तो फिर क्या होगा उसका रिजल्ट, और उसका साथ साथ वो क्रिएशन करता है। हाँ जाओ, सपोज पॉजिटिव होगा तो वो करेंगे, पॉजिटिव नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। ये भी देखो, जो लास्ट में हमारा असेसमेंट होता है, एक तो फॉर्मेटिव होता है, एक तो समेटिव होता है। समेटिव कब होता है? ड्यूरेशन पूरा ड्यूरिंग 3 मंथ्स खत्म होने के बाद, नहीं तो 6 मंथ खत्म होने के बाद, जो एंड ऑफ द ड्यूरेशन में जो होता है, तो वो क्या होता है? समेटिव होता है। एक्चुअली क्या हेल्प करता है? सर्टिफिकेशन एंड ग्रेडिंग, यस
हमको फाइनली में एक सर्टिफिकेट, अभी देखो 10th, अभी देखो आप लोग ओटीईटी एग्जाम देने जा रहे हैं और क्या देने जा रहे हैं, ईएमआरएस एग्जाम देने जा रहे हैं, ईएमआरएस एग्जाम देने जा रहे हैं। सपोज आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, हो जाने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और एक ग्रेड भी मिलेगा, जो ग्रेड का वजह से आप जाके और आगे वाला जो कॉम्पिटिटिव जो एलटीआर, जेटी और एसएसबी, टीजीटी, केबीएस में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। कॉन्सेप्ट कौन कौन ये जितना सब साइकोलॉजिस्ट ए बी सी डी ऑप्शन में, इसमें कौन सा साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट, इसमें कौन सा साइकोलॉजिस्ट दिए है कि लर्निंग इज सोशल इज रिलेटेड। जब हम सीखते हैं कुछ, दैट फ्रॉम द सोशल, मतलब सोसाइटी से हम लर्निंग सीखते हैं, रिलेटेड है, हम जो लर्न करते हैं फ्रॉम द सोशल, दैट इज रिलेटेड। तो इसको कौन बोले थे, वाइगोट्स्की बोले थे। सोशल का बारे में ज्यादा इंपोर्टेंस वाइगोट्स्की ही दिए थे। पियाजेट तो कंस्ट्रक्टिविज्म है। तो और क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। बिलीव सोशल इंटरेक्शन इनहेंस द लर्निंग, मतलब वाइगोट्स्की उनका थ्योरी में किया दिए थे और खुद बिलीव किए थे, जब कोई भी बच्चा सोशल का साथ इंटरेक्शन, सोसाइटी का साथ इंटरेक्शन करेगा, उसका लर्निंग पावर इनहेंस व इम्प्रूवमेंट होगा। मोस्ट जब हमारा इवैल्यूएशन होता है, चाहे वो समेटिव हो और फॉर्मेटिव हो, जो भी असेसमेंट होता है उसमें इवैल्यूएशन होता है। तो मोस्ट वैलिडिटी इवैल्यूएशन टूल क्या है, देखो ओरल टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होता है, अटेंडेंस टेस्ट शीट तो अलग है, एमसीक्यू टेस्ट तो अलग है, ओरल भी अलग है। ये क्या होता है, ये ड्यूरिंग द क्लास होता है, ये तो एंड ऑफ द समेटिव होता है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड होची इवैल्यूएशन में सबसे अच्छा टूल है, वैलिड इवैल्यूएशन टूल सबसे अच्छा है कौन, क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। इसको थोड़ी इसका एग्जांपल ले, इसको थोड़ी जो हमारा सी राइट आंसर का थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी कर लेंगे। स्किल्स जो परफॉर्मेंस देता है ना, वो बहुत ऑथेंटिक स्किल्स को मेजर कर लेता है और नाप देता है, जो हाईएस्ट वैलिडिटी बोलता है। तो इसका बाद हम देख लेंगे 9 क्वेश्चन। इफ एन इमीडिएट फीडबैक इज अप्लाइंग, देखो एक टीचर क्या करे, इमीडिएट फीडबैक दे दी, तो इमीडिएट फीडबैक मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है। मुझे अभी इसमें अप्लाइंग मतलब समझ में नहीं आया आप लोग को, मैं अभी बता दिया कि एप्लीकेशन बेस होता है। तो इमीडिएट में तुम लोग का डाउट क्लियर करे, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। उसको सपोज नेग्लेक्ट कर देता हो, यहाँ पर बच्चा एक्टिव नहीं पैसिव हो जाता है, तो इसीलिए उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। फीडबैक एक्ट एज ए रेनफोर्समेंट इंप्रूविंग लर्निंग बिहेवियर। देखो जब हमको वो कोई भी सवाल पूछे और तुरंत हम रिप्लाई दिए, तो बच्चे का अफेक्शन भी और इंटरेस्ट भी ज्यादा बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 अभी देख लेंगे। The Pygmalion affect reforce the, देखो Pygmalion affect reforce to the punishment increase in performance, teacher expectation influencing students achievement, students learn better when silent, rewrite reduce interest, reward reduce interest नहीं। देखो इसमें आंसर पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं होता है, पनिशमेंट इंक्रीज तो कहाँ पर नहीं होता है, थोड़ी हम पनिशमेंट को मतलब दंड मुक्त होना चाहिए, दंड को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। तो टेक्स्ट टीचर एक्सपेक्टेशन, अरे एक्सपेक्ट हम नहीं रखना चाहिए स्टूडेंट से, मतलब इन्फ्लू ऐसे करना चाहिए कि हाँ ये तो सही बात लग रहे है हमारा बी का, टीचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं स्टूडेंट से अचीवमेंट को। ये बी ही सही आंसर लग रहा है, थोड़ी देख के अभी एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, हाई टीचर एक्सपेक्टेशन, रियली टीचर एक्सपेक्ट रखना चाहिए हाई स्टूडेंट सक्सेस, मतलब बहुत स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत एक्सपेक्ट रखना है, जब हम जैसे कि वो ज्यादा अच्छा सक्सेस होना चाहिए, और इसीलिए हमको अच्छा परफॉर्मेंस भी उसको देना पड़ता है। दैट इज द करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर अभी 11 देख लेंगे। गुड टीचर इवेल्युएट स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन, एक्चुअली एक टीचर इवेल्युएट करता है स्टूडेंट्स को कौन सा, बेसिक में स्टूडेंट्स को कैसे वो इवेल्युएशन करता है। देखो पर्सनल परफॉर्मेंस, नेक्स्ट प्रिजुडाइस, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, नेक्स्ट फ्रेंडशिप। नहीं फ्रेंड, देखो पर्सनल परफॉर्मेंस में स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करना, प्रेजुडिस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में हम बच्चे लोग को और स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करना चाहिए,
ऑब्जेक्ट क्राइटेरिया मतलब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मतलब जैसे कि हम असेसमेंट करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, पढ़ाने के दौरान कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया, उसका आंसर को भी थोड़ी एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है थोड़ी देख लेंगे अभी। इंटीग्रेशन इन क्लासरूम सपोर्ट, इंटीग्रेशन आईसीटी के कैसे इंटीग्रेशन क्लासरूम को सपोर्ट करता है। इंटीग्रेशन मतलब समझ में आता है तो आपको, इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेशन, दैट इज द केमिकल टीचिंग। हाँ नेक्स्ट पर्सनलाइज्ड द इंटरैक्टिव लर्निंग, रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं होता है, मोनोटोनियस बिल्कुल नहीं होता है, मैकेनिकल तो होगा ही नहीं, तो बी ही आंसर होगा। पर्सनलाइज्ड एंड इंटरैक्टिव लर्निंग, जो इंटरैक्टिव करता है लर्निंग का साथ और पर्सनलाइज्ड भी करता है। मतलब ये पर्सनलाइज्ड एंड इंटरैक्टिव का मतलब होता है कि सपोज वहां पर इंटीग्रेशन क्लास, इंटीग्रेटेड क्लास हो, मतलब सबको मिला के बैठ के क्लास करा जा रहा है, मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम है। तो उसमें हमको आईसीटी क्या सपोर्ट करता है, देखो आईसीटी सपोर्ट करता है कि इसमें सपोज 5, 6, 10 बच्चे बैठे, कोई गिफ्टेड होता है, कोई एवरेज होता है, कोई स्लो होता है। देखो स्लो का आंसर, स्लो भी क्वेश्चन पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा। सपोज स्लो वाला पूछे, गिफ्टेड वाला पूछे और एवरेज वाला पूछे, स्लो वाला जो क्वेश्चन पूछेगा गिफ्टेड वाला तो वही नहीं पूछेगा ना। तो वो जो स्लो, एवरेज एंड गिफ्टेड तीनों के लिए वो तीनों डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, तो ये तीनों डिफरेंट टाइप का आंसर देने के लिए आईसीटी हमको हेल्प करता है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 अभी देख ले। नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन। देखिए इसमें बहुत अच्छा बात लिखा गया है, एक क्लासरूम एलिमेंट क्या होना चाहिए जो कम्युनिकेशन में रहना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट क्या होना चाहिए क्लासरूम में, क्या होना चाहिए, कंटेंट क्लैरिटी। यस, कंटेंट क्लैरिटी रहना चाहिए। कंटेंट क्लैरिटी मतलब क्या होता है समझ में आते मैं आप लोग को। अभी देखो मैं आप लोग को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही, मैं आप लोग को पढ़ाने से पहले मैं खुद पढ़ी हूँ, एक एक वर्ड का मीनिंग मेरा लैंग्वेज में, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उड़िया हो, तेलुगु हो, जो भी लैंग्वेज हो वो लैंग्वेज में मैं समझ ली हूँ। तो आपको लाके क्लैरिटी बता रही हूँ, एक्सप्लेनेशन विथ क्लैरिटी दे रही हूँ। तो दैट इज कॉल्ड क्लासरूम कम्युनिकेशन। जब हमारा मास्टरी नहीं होता है, जो हमारा क्लैरिटी हमको नहीं पता होता है, तो हम क्लैरिटी बच्चे लोग को कैसे देते। तो इसलिए पहले कंटेंट क्लैरिटी करना चाहिए, उसका बाद ये कंटेंट क्लैरिटी इज द गुड इंपोर्टेंट एलिमेंट्स क्लासरूम कम्युनिकेशन। जब क्लासरूम में कम्युनिकेशन चल रहे, कौन सा बच्चे भी कैसे डाउट पूछे तो आपको क्लैरिटी के साथ रिप्लाई करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स, रिफ्लेक्टिंग टीचिंग किसका साथ इन्वॉल्व्स है, फिक्स टीचिंग पैटर्न्स। फिक्स टीचिंग पैटर्न्स कभी नहीं होता, टीचिंग पैटर्न का कभी फिक्स आता है, तो उसका थिंकिंग अबाउट टीचिंग एंड इम्प्रूविंग। नेक्स्ट इग्नोर, कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, टीचिंग फैकल्टी में कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्लो लर्नर हो, चाहे एलिमेंट्स हो, चाहे मटेरियल्स हो, व्हाटएवर में भी। रिपीटिंग सेम मेथड को बार बार रिपीट करने से क्या होता है, बच्चे बोर हो जाते हैं। पहले देखिए मैं कॉन्सेप्ट लाए, उसके बाद एमसीक्यू लाए, उसके बाद डिफरेंट मेथड में लाई हूँ, अभी देखिए मेथड चेंज की हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन उसका साथ आंसर और उसका साथ एक्सप्लेनेशन ऑफ आंसर, मैं डिफरेंट हुए मेथड को चेंज करके पढ़ा रही हूँ ना। तो इसीलिए एक रिपीटिंग सेम मेथड करने से बच्चे बोर हो जाते हैं, जिसका इंटरेस्ट चल जाता है तो वो समझ नहीं पाते हैं फैक्ट को। तो इसीलिए थिंकिंग अबाउट द टीचिंग एंड इम्प्रूविंग, हम जब टीचिंग करते हैं उसका बारे ही थिंकिंग करना चाहिए, और हाउ वी शुड गिव मोर इम्प्रूविंग टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, दैट वी शुड थिंक। मतलब हमारा पढ़ाने का शैली कितना हाई होना चाहिए, मतलब कितना अच्छा होना चाहिए, उसका बारे में हमको सोचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। गुड इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सब इकट्ठा होके पढ़ना। मतलब देखो अभी क्या होता है, एक डिजेबल्ड चाइल्ड होता है, उसको सपोज अच्छा बच्चे का साथ नहीं पढ़ने देते हैं तो उसको कैसे फील होता है, दैट विल बी कमी, जो कमी बोल के, जो लैकअप बोल के जो माइंड उसका माइंड में रह जाता है, मुझ में कुछ कमी है और समथिंग आई लैक, दैट मींस आई हैव सम लैकुना, देन आई अनएबल टू टॉट फ्रॉम दैट स्कूल। समझ में आया, ऐसे वाला मतलब सोच नहीं रखना चाहिए।
इंक्लूसिव एजुकेशन इसको ही बढ़ावा देता है कि किसका मन में नेगेटिव सोच नहीं आना चाहिए। हाँ तो मतलब वो क्या होता है, अक्षम होता है जिसको बोला जाता है, कौन सा ऐसे एक बॉडी पार्ट होता है, वो बॉडी पार्ट वो अच्छा से काम नहीं करे, वो अक्षम है, उसका मतलब नहीं है कि वो सपोज अभी मेरा लेग खराब हो गया, मेरा पाँव कट गया, उसमें चल नहीं पाती हूँ तो मैं डिसेबल्ड हुई, उसका मतलब नहीं है कि मेरा ब्रेन तो खराब नहीं है ना, मैं तो जाके वहां पढ़ पाऊंगी ना, बट मेरा लेग नहीं है बोल के मैं डिसेबल्ड हूँ बोल के मुझे वो वाला स्कूल में पढ़ने नहीं देते। इंक्लूसिव एजुकेशन को इसको ही बढ़ावा देते हैं। तो हम देखेंगे अभी देखो, यूनिफॉर्म टीचिंग कभी नहीं होता है। यूनिफॉर्म टीचिंग, अरे एक ही क्लासरूम में एवरेज मिलते हैं, बिलो एवरेज मिलते हैं, गिफ्टेड मिलते हैं, तो वहां पर एक सेम यूनिफॉर्म टीचिंग कैसे करे, और उसका साथ साथ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, यस दैट इज द करेक्ट आंसर, इंडिविजुअल को इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हाई कंपटीशन, नेक्स्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये दोनों को दोनों कंपटीशन वर्ड ही मतलब नेगेटिव वर्ड होता है, ध्यान रखिए। और इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, वहां पर एक एक इंडिविजुअल को देखा जाता है, कहाँ पर सपोज क्लास में रिमेडियल चाहिए, स्लो लर्नर है, उसको भी वहां अवेलेबल किया जा सकता है। तो इसीलिए बेस्ट मेथड इज द इंक्लूसिव एजुकेशन। थैंक यू। अभी क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 देख लेंगे। होना चाहिए जो किसके ऊपर फोकस रखता है, प्रोसेस का ऊपर, पर्सन का ऊपर बिल्कुल नहीं है। जितना सारा फीडबैक हम बच्चे लोग को देते हैं, वो फीडबैक क्या होना चाहिए, प्रोसेस को फोकस करना चाहिए। कोई पर्सन की वो उसका पर्सनालिटी को कभी लीड नहीं करना चाहिए। तो ये वो क्या होता है, इंक्रीज्ड एंजाइटी तो बिल्कुल नहीं होता है। और ग्रोथ माइंडसेट, यस दैट इज द करेक्ट आंसर, ग्रोथ माइंडसेट। देखिए आप लोग सोचते हैं मैं पहले से आंसर देख रही हूँ, बिल्कुल पहले से आंसर नहीं देख रही हूँ, मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ मैं खुद का एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ठीक है, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। देखो ग्रोथ माइंडसेट होता है, जिसका जैसा माइंडसेट है, सपोज एक पर्सन को ऐसे फोकस में हम फीडबैक देना चाहिए कि जिसका उसका प्रोसेस मतलब उसका थिंकिंग पावर और माइंडसेट और ग्रोथ होना चाहिए। ऐसे नहीं होता है कि वो डिमोरलाइज होना चाहिए, ऐसे नहीं। हाँ, ऑलवेज वी हैव टू गिव द पॉजिटिव फीडबैक एंड दैट माइंडसेट विल ग्रो अप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। Who adjust strategies according to the learners follows, मतलब देखो अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स, स्टूडेंट्स का तरह, मतलब हमको हमें क्लास मैनेजमेंट कर रहे हैं, वहां पर 30 बच्चे होते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल, तो 30 बच्चे में सब एक जैसे नहीं होता है, वो क्लासरूम को एडजस्ट कर रहे हैं किसी वजह से, स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंग टू लर्नर, जिससे लर्नर है वो क्लासरूम को ऐसे ही एडजस्ट कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी ऐसे ही किए। तो ये क्या होता है, इस एक किसको फॉलो करता है, रिजिड, बिल्कुल रिजिड नहीं होता है, अडप्टिव तो नहीं होता, कन्वेंशनल नहीं होता, अडप्टिव अडप्टिव टीचिंग होता है। क्यों वो अडप्टिव होता है, देखो वो लर्नर जैसे है, वो टीचिंग एडजस्ट स्ट्रेटेजी भी ऐसे ही किए है, उसको पता है मेरा 30 स्टूडेंट्स है, उसमें 5 स्टूडेंट्स हमारा क्या है, गिफ्टेड स्टूडेंट, उनके लिए जो हमारा 5 स्टूडेंट्स गिफ्टेड है, उनके लिए वो एवरेज वाला क्वेश्चन देने से उनको बोर लग जाता है, ये तुरंत करके बैठ जाते हैं और बदमाशी होते हैं, तो इसके लिए उनके लिए अलग टैक्स रहता है। सपोज इसमें 10 स्टूडेंट्स है एवरेज, उनके लिए अलग टैक्स है, और 10 बिलो एवरेज उनके लिए भी अलग टैक्स दिया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 खत्म हो गया, 18 देख लेंगे अभी। रिफरेंस्ड टेस्ट कंपेयर, देखो ये क्या लिखा हुआ है, क्राइटेरिया, क्राइटेरियन, ये वर्ड को समझ लेना चाहिए। क्राइटेरियन क्या करता है, स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड बोलता है, ये 80% स्टूडेंट्स है, ये 75% स्टूडेंट्स है। क्राइटेरिया मतलब वो कौन सा, मतलब कितना हाई और एवरेज और बिलो एवरेज ऐसे होता है, गिफ्टेड ऐसे क्राइटेरिया करता है। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कंपेयर स्टूडेंट्स विथ द स्टैंडर्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स विथ अदर स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स विथ टीचर नहीं, नेक्स्ट स्टूडेंट्स पास्ट रिकॉर्ड नहीं। तो पास्ट रिकॉर्ड को क्या बोला जाता है, ये मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चेकिंग, आगे देखेंगे कि क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्लासरूम इज कंस्ट्रक्टिविस्ट, मतलब समझ में नहीं, जो गठनात्मक बोला जाता है। हाईली टीचर कंट्रोल्ड नहीं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल एंड कोलैबोरेटिव, यस जब बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल काम करते हैं और कोलैबोरेटिव में करते हैं, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट, ऑटोमेटिक वो कंस्ट्रक्शन हो जाता है। दैट इज कंस्ट्रक्टिव क्लास ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल होता है एंड कोलैबोरेटिव होता है।
नेक्स्ट साइलेंट एंड स्ट्रिक्ट नहीं होता है, मेमोराइजेशन नहीं होता है, ये सब गलत, ये सब नेगेटिव वर्ड। स्ट्रिक्ट, साइलेंट, ये सब पासिव, मेमोराइजेशन, हाईली टीचर कंट्रोल्ड। क्यों टीचर कंट्रोल करेंगे उसको मार के? ऐसे नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे थे? क्लासरूम मैनेजमेंट फोकसेस। जो हम क्लासरूम को मैनेज करते हैं, हमारा फोकस क्या होता है? एंगेज लर्निंग विद एनवायरमेंट ना। एनवायरमेंट का साथ साथ एंगेज करना चाहिए किसको? लर्नर को। जो भी एनवायरमेंट हमको अवेलेबल होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट ऐसे फोकस करता है कि बच्चे हरदम कहाँ ना कहाँ एंगेज रहना चाहिए। वो फिर एक्टिविटी बेस्ड, बोरिंग फोरिंग नहीं होना चाहिए। तो समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन। तो आपको थोड़ी ध्यान रखना चाहिए। मेटाकॉग्निशन मीन्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेटाकॉग्निशन? मेटाकॉग्निशन मीन्स थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मतलब और एक आगे सोच, और एक स्टेप आगे जाके सोचना, और एक स्टेप आगे जाके सोचना। मेरा अभी सीडीपी हो गया तो मुझे और दूसरा दूसरा चैप्टर में जो पेडागोजी आता है उसको कवर करना, क्योंकि सीडीपी में 100 मार्क वेटेज ज्यादा होता है। समझ में आया? 50 मार्क्स से 80 मार्क्स कितना मिल जाता है हमको? सीडीपी में मिल जाता है। तो इसीलिए अभी मेरा सीडीपी हो गया था, और पेडागोजी, उड़िया पेडागोजी देखना, इंग्लिश पेडागोजी देखना, नेक्स्ट एसएसटी पार्ट 2 का पेपर का पेडागोजी देखना, नहीं तो पेपर 1 का ईवीएस का पेडागोजी देखना। दैट इज कॉल्ड थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, और आगे बढ़ बढ़ के सोचना। दैट इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 21 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 बेस्ट फॉर, इंक्वायरी कर रहे हैं वो इंक्वायरी कर रहे हैं, तो ये क्या बेस्ट किसके लिए होता है? डीप अंडरस्टैंडिंग होता है। लो अंडरस्टैंडिंग होने से वो इतना इंक्वायरी क्यों करेगा? नेक्स्ट मेमोरी तो बिल्कुल नहीं, रोड तो बिल्कुल नहीं। जहां पर मेमोरी और रोड जाता है ना, थोड़ी देख के ध्यान से करना। और ये डीप अंडरस्टैंडिंग ही बेस्ट फॉर द इंक्वायरी बेस्ड। ये जो इंक्वायरी करता है वो, और क्या होता है? आस्क क्वेश्चंस। यहाँ पर आस्क क्वेश्चन होने से भी वो भी सही होता है। वो डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं, इसलिए वो इंक्वायरी बेस्ड हुआ है, इसलिए वो क्वेश्चन भी आस्क करता है। दैट इज द बेस्ट फॉर्मूला फॉर द लर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 22 का बाद क्वेश्चन नंबर 23। इसमें ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यहाँ पर लिखने से भी नहीं होता, ये वाला क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने मिलता है। देखो क्या लिखा हुआ है, ये टेस्ट दैट गिव्स सेम रिजल्ट। आप कितना बार ये टेस्ट करवा लीजिए और रिजल्ट कंसिस्टेंटली सेम ही दिखा रहे, तो उसको क्या बोला जाता है? रिलायबिलिटी बोला जाता है। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, यूटिलिटी, दैट कंपल्सरी आपको ओटीईटी पेपर में देखने में मिल जाता है। बहुत फेवरेट है बीएससी उड़ीसा का, थोड़े ध्यान से देख के जाना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बाद क्वेश्चन नंबर 24। हैंडल ये डिसरप्टिव स्टूडेंट्स। डिसरप्टिव स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है और हैंडल कैसे बेस्ट वे में होता है? देखो पब्लिक, क्या लिखा हुआ है? पब्लिक स्कोल्डिंग, इमीडिएट रिमूवल, काम रेडिस, क्या काम रेडिएशंस एंड एंगेजमेंट, नेक्स्ट इग्नोरिंग ऑलवेज। देखो ये मैं क्या बोले आपको? डिसरप्टिव स्टूडेंट्स मतलब डिसरप्टिव स्टूडेंट्स का मतलब होता है, देखो हम जब सीडीपी पढ़ा रहे हैं ना, और टीचिंग एप्टीट्यूड में तो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना। बदमाश वर्ड इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है? जो चंचल होता है, जो थोड़ी मतलब कहाँ एक प्लेस में नहीं बैठता है, वो जो फास्ट इधर जाता है उधर जाता है, ये क्या है वो क्या है, जो अग्रेसिव जिसको हम बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स को हम कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे करना? काम रेडिएशन, काम रिडिक्शंस एंड एंगेजमेंट, उसको कहाँ काम में एंगेजमेंट करवा दीजिए। और उसका बात को ना, वो जितना एग्रेसिव में बोल रहे हैं आप उतना एग्रेसिव नहीं लेना चाहिए, उसको काम में समझाए, मतलब कूल उसको समझाए। पहले उसको समझाना, इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो लिखा हुआ है इग्नोरिंग ऑलवेज, ये तो हाँ वो तो ऐसे होता है, इग्नोर कर लेते नहीं, दैट इज नॉट ए गुड। जो डिसरप्टिव होते हैं उसको पहले एंगेज करना है, और उसका बात को ध्यान से, काम मतलब ध्यान से सुनना और उसको समझाना। दैट इज हाउ, दिस इज द बेस्ट वे टू हैंडल द डिसरप्टिव स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 24 का बाद क्वेश्चन नंबर 25। करिकुलम रिफर्स, ये हिडन करिकुलम होता क्या है देख लेंगे। अनरिटन सोशल वैल्यूज लर्नड इन द स्कूल, ये बात को थोड़ी ध्यान से सुन लेते हैं। सीक्रेट सिलेबस तो नहीं होता है, प्रैक्टिकल वर्क तो नहीं होता है, और हिडन करिकुलम में बिल्कुल नहीं जाता है। सिलेबस नॉट टॉट, ये भी तो बिल्कुल नहीं होता है। ये आंसर अनरिटन सोशल वैल्यू और लर्न इन सोशल, लर्न इन स्कूल, इसका बारे, इसको ही हम अभी एक्सप्लेनेशन करेंगे।
वैल्यू मतलब अभी आप जा रहे साइकिल में जा रहे स्कूल, आप थोड़ी साइकिल को इतना फास्ट चला रहे कि कोई बाइक में जा रहे, वही रास्ता में कोई बाइक में जा रहे, वो बोल रहे रे 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 थोड़ी धीरे चला ना, तो अनरिटन सोशल वैल्यू, तो वहां पर आप उसको कुछ वैल्यू दिए है क्या? नहीं दिए। वो सोशल में हाँ आप लोग को मिला है, अनरिटन इसमें कहाँ लिखा नहीं होता है, सपोज ये नहीं बोल के चल जाएगा, यहाँ पर कोई बाउंड नहीं है कि वो आपको देगा। और लर्न स्कूल, और इसका बारे हम सोसाइटी में मतलब रोड में मार्केट में जितना सीखते हैं उसको अलावा ये इससे वाला वैल्यू ज्यादा का ज्यादा हमारा स्कूल में ही सीखने मिलता है। हर वक्त टीचर क्या बोलते हैं, लाइन में जाओ, रेलिंग में हाथ मत दो, इतना जोर से नहीं दौड़ना, ये जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड अनरिटन सोशल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 25 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 26 अभी देख लेंगे। पीयर लर्निंग एक नहीं दो नहीं पांच पांच को ग्रुप बना दिए, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, ये जो 5-5 बच्चे को क्या प्रमोट करे, पीयर लर्निंग यूजेस करे, तो इसके क्या करे, ये गैदर होके बैठते, ये 5 गैदर होके, ये 5 इकट्ठा बैठते, तो इसको क्या करे, कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है, कोलैबोरेटिव टीचिंग बोला जाता है, ठीक है। और आइसोलेटेड नहीं, ऑथोरिटेरियन नहीं कि लेक्चर मेथड नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 से अब तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, स्पाइरल करिकुलम इज प्रपोज्ड बाय, एक्चुअली स्पाइरल करिकुलम कौन प्रपोज्ड किए थे, जितना हमारा यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट है उसमें कौन किए थे, यहाँ पर तो आप आंसर देख रहे हैं, वो क्या है, ब्रूनर है, मतलब ये फैक्ट बेसिस है, इसको कोई कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन नंबर के बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, स्पाइरल करिकुलम गिवन बाय और ब्रूनर। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहे हैं, मास्टरी लर्निंग एम्स एट, मास्टरी जो लर्निंग होता है उसका एम क्या होता है, लर्निंग बाय बेसिक, लर्निंग ओनली बेसिक, यहाँ पर ओनली है इसीलिए वह नहीं हुआ है। ऑल स्टूडेंट अचीव हाई कॉम्पिटेंसी, नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन, नेक्स्ट है सिलेक्टिव सक्सेस, सिलेक्टिव सक्सेस नहीं होता है। देखो हम लोग पढ़ा रहे, मतलब मैं यूट्यूब में पढ़ा रही हूँ, मैं आपको सिलेक्टिव दे रही हूँ, मतलब ऐसे संभावना है आ सकता है, वो सिलेक्टिव में होता है, मतलब सिलेक्टिव सक्सेस नहीं बोला जाता है, कंपटीशन भी नहीं होता है। हाई कॉम्पिटेंसी, ऑल स्टूडेंट अचीविंग हाई कॉम्पिटेंसी, दिस इज द मास्टर लर्निंग। मास्टर लर्निंग क्या करता है, सब बच्चे के लिए हाई कॉम्पिटेंसी लेके आता है। क्वेश्चन नंबर 28 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेंगे। इवैल्यूएशन इम्प्रूव्स, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किसको इम्प्रूव करता है, लर्निंग ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, एस, जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी टाइम में उनको पढ़ा, मतलब उनको कुछ थोड़ी थोड़ी टैक्स जैसे कि ओरली है, जैसे कि बोर्ड वर्क है, उसको दे देने से उनको क्या हो जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे। बाय डिस्कवरी हम पढ़ेंगे और डिस्कवरी करेंगे, क्या पढ़ेंगे, मतलब देखो यहाँ पर एक टीचर आए कि कुछ टीचर को बोले हैं कि क्या, कुछ टीचर एक टीचर कुछ बच्चे को बोले कि तुम लोग प्लेस का नाम बोलो, और कोई बच्चे को बोले तुम लोग मतलब एनिमल्स का नाम बोलो, और कोई बच्चे को बोले तुम लोग दैट मीन्स थिंग्स का नाम बोलो। ये बच्चे बोल रहे हैं कुछ थिंग्स का नाम, ये बोले प्लेस का नाम, ये बोले पर्सन का नाम। ये बोलने के बाद उनको क्या करे, उसको एक मतलब एक डिस्कवर किए हैं एक डेफिनेशन। ये डेफिनेशन क्या होता है, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। मतलब ये तीनों जो एग्जाम्पल में लेके एक डिस्कवरी करे जो डेफिनेशन है दैट इज ह्यूरिस्टिक मेथड्स, वो लर्निंग बाय डिस्कवरी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, इमोशनल क्लाइमेट इन क्लास। देखो बेस्ट इमोशनल क्लाइमेट कब होता है, फियर एक इमोशनल है बट दैट इज नॉट पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, तो इसलिए वो कट गया। तो अथॉरिटेरियन तो बिल्कुल नहीं होता है, परमिसिव तो बिल्कुल नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, डेमोक्रेटिक होता है। तो डेमोक्रेटिक होने से क्या होता है, वो पूरा क्लास क्या हो जाता है, इमोशनल, बेस्ट इमोशनल क्लाइमेट हो जाता है। तो ठीक है, आज के लिए वो 31 क्वेश्चन रखेंगे और नेक्स्ट में और भी 30 क्वेश्चन करेंगे। जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है EMARS जो हमारा एग्जाम हो रहे हैं ना, दैट इज पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके आपको देते हैं। डेफिनेटली यू विल गेट 20 मार्क। थोड़ी आपको देख के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना रखेंगे। नेक्स्ट कल आपको कमेंट को वेट कर रही हूँ, जो बोलते हैं वही करेंगे। ठीक है, तो
अभी के लिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा सक्सेस पाथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को फ्रेंड का साथ शेयर कीजिए, और जिसके साथ साथ आपको फ़ायदा होने का साथ साथ आपका फ्रेंड का भी फ़ायदा हो जाता है। और कमेंट कीजिए, और आप सजेशन भी कर सकते हैं, आपको कौन सा क्लास चाहिए, मैं उसी हिसाब से क्लास दे देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।